वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी विद सचिन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लेकर आए हैं गणित के अगले महत्वपूर्ण 30 प्रश्न। इससे पहले मैं आपको 30 प्रश्न दिखा चुका हूं, थर्ड सेमेस्टर से हैं ये, ठीक है। अब आप रिवीजन कर रहे हैं थर्ड सेमेस्टर का, क्योंकि आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो ये तो बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज़ ज़रूर आपको बता दूं कि आप वीडियो को ना तो शेयर करते हैं और ना ही आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। केवल आप वीडियो देख लेते हैं, ऐसे नहीं चलेगा भाई, इससे मैं डिमोटिवेट होता हूँ। कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब भी किया कीजिए और वीडियो को शेयर भी किया कीजिए अपने दोस्तों के साथ। चलिए आज देखते हैं पहला सवाल। 2 सही 1/2% ब्याज की दर से 2000 रुपये का 2000 का जो स्टॉक है उसका बाजारी मूल्य 95 की दर से आपको निकालना होगा, ठीक है। सबसे पहले तो आप ये देखिए, अगर स्टॉक में आपको अंकित मूल्य यानी MRP ना दी जाए, रिटेल प्राइस ना दिया जाए, तो आप क्या करेंगे, रिटेल प्राइस को 100 रुपये मानेंगे, ठीक है। ये आपको अपनी तरफ से मान के रखना है। अगर आपको क्वेश्चन में रिटेल प्राइस नहीं दिए जा रहे हैं तो आपको 100 रुपये मान के रखना है ऐसे क्वेश्चन में। तो यहाँ पर हम पहले तो निकालेंगे शेयर की जो कुल शेयर है वो निकालेंगे हम, कुल शेयर। आप देखिए यहाँ पे जो हमारा स्टॉक है वो 2000 का स्टॉक है और शेयर की कीमत यानी रिटेल प्राइस जो हमने माना है वो 100 रुपये। तो हमारे यहाँ पे जो टोटल शेयर निकल के आएंगे वो आएंगे 20 यानी 20, ठीक है। अब इस 20 शेयर का हमें 95 की दर से मार्केट प्राइस निकालना है, मार्केट प्राइस निकालना है, ठीक है। तो मार्केट प्राइस कितना आएगा, 20 गुणा 95, और 20 गुणा 95 अगर आप करेंगे तो ये आपका आएगा 1900, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर 3 विकल्प सा आपका एकदम सही है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ आपको क्वेश्चन में कहा गया है कि 10% का एक स्टॉक 125 रुपये के भाव से बिक रहा है। ये यहाँ पे मिट गया है, यहाँ पे लिखा हुआ है बिकता है, ठीक है, ये लिखा है बिकता है। तो वास्तविक ब्याज की दर होगी, देखिए इस क्वेश्चन को हम ऐसे करेंगे, जो हमें कंपनी ब्याज देती है वो हम ऊपर लिखेंगे, और जितने में हम एक शेयर खरीद रहे हैं, जो शेयर का मार्केट प्राइस है, जो शेयर का मार्केट प्राइस है उतने में ही तो हम शेयर खरीदेंगे, तो वो नीचे लिखा जाएगा और 100 से गुणा करके इसको परसेंटेज में चेंज करेंगे। तो ये आप काटिए, 25 पंचे 125, 25 चौके 100, ठीक है। 5 से 10 को काटेंगे, 2 बार कटेगा, ये आपका बचा 2 गुणा 10, और ये टोटल नंबर जो है वो परसेंटेज में है, ठीक है। यानी आपका आएगा 8%। यानी जो ओरिजिनल इंटरेस्ट रेट है वो है आपकी 8%, यानी विकल्प सा पूरा सही है, विकल्प सा ये वाला, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ आप सवाल देख सकते हैं, फोटो में आपको सवाल दिख रहा होगा, जूम करके थोड़ा दिखा दे रहा हूँ आपको। एक सेट दिया गया है यहाँ पर, समुच्चय का क्वेश्चन है ये आपका। यदि सेट ए बराबर, समुच्चय ए बराबर ABCD और B बराबर XYA, तो आपको A इंटरसेक्शन B निकालना है, इंटरसेक्शन B। देखिए इंटरसेक्शन का जो चिन्ह लगा है इसका मतलब होता है कॉमन जो एलिमेंट होता है दोनों सेट का। तो आप देखेंगे यहाँ पर ABCD है और यहाँ पर XY और A है, इन दोनों सेट्स में या दोनों समुच्चय में जो कॉमन एलिमेंट है वो आपका A है। तो A इंटरसेक्शन B की जो वैल्यू आएगी वो A आएगी, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सा यानी विकल्प 3 आपका सही है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये फिर से ये समुच्चय का क्वेश्चन है। यदि A बराबर, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ एक बार, यदि A बराबर 1 3 5 7 9 और 11, और आपको यहाँ पे दिया गया है B बराबर 3 6 9 12, तो आपको निकालना है B माइनस A। यहाँ आपको बहुत ज़रूरी चीज़ ध्यान देनी है, यानी B वाले सेट में से हमें A वाले सेट को घटाना है। हमें केवल B के जो एलिमेंट A में कॉमन आ रहे हैं उनको अलग निकाल देना है। देखिए A के बचे हुए एलिमेंट नहीं लिखने हैं यहाँ पर, अगर B पहले दिया गया तो B के बचे हुए एलिमेंट यहाँ पे आएंगे, कॉमन एलिमेंट को आप निकाल दीजिए। अब देखिए 3, क्या इस वाले सेट में 3 है, यहाँ पे देखिए ये 3 है, ये 3 नहीं आएगा। 6 है, नहीं है, तो 6 को हम लिखेंगे, ये वाला 6, क्योंकि हमें B के एलिमेंट केवल लिखने हैं जब B माइनस A पूछा जाए। अगर A माइनस B पूछ रहा है तो आपको बचे हुए A के एलिमेंट लिखने होते हैं। एलिमेंट मतलब अवयव, जो सेट में समुच्चय में जो अवयव दिए जा रहे हैं। यहाँ पे एक 6 बचेगा और 9 भी देखिए ये है दोनों में, तो 9 नहीं लिखेंगे। 12 है, 12 को यहाँ पे लिखा जाएगा, ठीक है। तो B के बचे हुए एलिमेंट ये हैं और B माइनस A आपका निकल के आया 6,12, ये सेट जो निकल के आया, यानी ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि -1 और +1 के बीच धन पूर्णांक का समुच्चय, मतलब कौन सा समुच्चय होगा। देखिए -1 और +1, आपको पता होगा -1 और +1 के बीच में जो नंबर आता है वो आता है 0, ठीक है। 0 नंबर आता है 0, और 0 जो होता है वो तो ना तो धन पूर्णांक होता है ना ही ऋण पूर्णांक। यहाँ आपसे समुच्चय जो पूछा जा रहा था ये यहाँ पे धन पूर्णांक का पूछा जा रहा था, और 0 ना ही पॉजिटिव होता है और ना निगेटिव,
ठीक है, तो आप क्या करेंगे, ये जो समुच्चय निकल के आएगा ये आपका आएगा एम्प्टी सेट यानी रिक्त समुच्चय। ठीक है, इसको जो हम डिनोट करते हैं, अगर एम्प्टी सेट को डिनोट किया जाता है तो किससे डिनोट किया जाता है, ये सिंबल होता है फाई, इससे डिनोट किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। समुच्चय ए बी एक समुच्चय है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उप समुच्चय आपसे लिखना भूल गया है क्वेश्चन में, जिसने भी प्रिंट किया है, यहाँ पे आपको लिखा जाएगा उप समुच्चय है। ठीक है, तो समुच्चय ए बी का एक उप समुच्चय होगा बी ए, जो ये लिखा है ऑप्शन ए में बी ए, सबसेट, इसको हम बोलते हैं उप समुच्चय को बोलते हैं सबसेट। ठीक, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षरों का कौन सा समुच्चय है। अंग्रेजी वर्णमाला में देखिए आप, यहाँ पे हम जो ऑप्शन दिए गए हैं उनके अकॉर्डिंग ही हमें चुनना है। तो हम क्या करेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला में रिक्त समुच्चय तो होगा नहीं, क्योंकि हमारे पास हमें पता है A to Z एलिमेंट होंगे हमारे पास, यानी 26 एलिमेंट्स होंगे टोटल, अवयव होंगे समुच्चय के अंदर, और असीमित भी नहीं है और एक समुच्चय भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 26 एलिमेंट है तो एक समुच्चय तो हो ही नहीं सकता। असीमित नहीं है तो सीमित बचा है यहाँ पे, सीमित, क्योंकि हमें एक नंबर, सीमित समुच्चय में क्या होता है कि आपको एक एग्जैक्ट नंबर दे दिया जाता है, एग्जैक्ट एलिमेंट ऑफ नंबर मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स दे दिए जाते हैं कि आपको केवल और केवल इतने एलिमेंट रखने हैं। तो यहाँ पर अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अल्फ़ाबेट होते हैं, 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, तो आपको याद रखना है कि ये सीमित समुच्चय है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ रहा होगा वीडियो, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर किया कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है भाई। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एक्स एलिमेंट है ए का, जो ये आपका सिंबल लगा है ये वाला, इसको हम बोलते हैं एलिमेंट यानी अवयव के लिए, यानी यहाँ पे जो कहा जा रहा है आपसे कि एक्स जो है वो ए का एलिमेंट है। अब इसका अर्थ पूछा गया था, ये तो मैंने आपको ऐसे ही बोल चुका हूँ मैं पहले ही, तो ये ऑप्शन 7 दिख रहा है ना आपको, एक्स जो है वो एक्स समुच्चय ए का अवयव है, यही आपका ऑप्शन सही है। ठीक है, इसको इसी प्रकार पढ़ा जाता है, ये आप याद रखें। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। समुच्चय 1 2 3 के उप समुच्चयों की कुल संख्या होगी। देखिए सबसेट, अभी मैंने आपसे पीछे कहा था ना सबसेट्स, तो यहाँ पे हमें नंबर ऑफ सबसेट निकालना है। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला आपको बताऊंगा मैं, जिससे आप नंबर ऑफ सबसेट निकाल सकते हैं। फॉर्मूला आपका होता है 2 to the power n, 2 to the power n, ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, यहाँ पे आपको जितने भी, यहाँ पे जो n है, n इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स, n यहाँ पे आपका आएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी अवयवों की संख्या, समुच्चय में जो जितने भी अवयव दिए गए हैं उनकी संख्या, 2 to the power n। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे कितने अवयव दिए गए हैं आपको, 3 अवयव दिए गए हैं ना, तो यहाँ पे आएगा 3 अवयव, 3 दिए गए हैं तो 3 आएगा, और 2 to the power 3 कितना होता है 8। यानी जो आपका समुच्चय दिया गया है ये 1 2 3, इसके उप समुच्चय यानी सबसेट की कुल संख्या जो निकल के आएगी वो आएगी 8। अब ये कौन कौन से 8 सबसेट होंगे मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। इसको अगर छोटा समुच्चय दिया जाए तो हम ऐसे काउंट करके भी निकाल सकते हैं, अलग अलग सबसेट उनके निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन बड़ा अगर दिया जाए तो आपको फॉर्मूले से ही करना पड़ेगा, क्योंकि आपका बहुत टाइम वेस्ट होगा और आप इतने कर भी नहीं पाएंगे। तो अगर छोटा, यहाँ पे आपको ये 3 ही तो दिए गए हैं, तो पहला तो ये खुद होता है, दूसरा एक होता है रिक्त समुच्चय। ठीक है, ये 2 एलिमेंट तो सब में कॉमन होते हैं, एक पहला वो खुद और दूसरा रिक्त। उसके बाद आपका बचेगा एक, अलग अलग इनको उठाइए, एक, फिर एक ब्रैकेट में 2, ये इसके सबसेट हैं। ठीक है, एक ब्रैकेट में 3, फिर एक ब्रैकेट में 1 2, फिर एक ब्रैकेट में 1 3, और अगले ब्रैकेट में 2 3। अब इनको आप काउंट करेंगे, इसके अलावा कोई छूट तो नहीं रहा है ना। अब आप काउंट करेंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ही निकले ना। चलिए उम्मीद करता हूँ सवाल समझ में आ रहा होगा आपको। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए देखिए, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, यदि a बराबर 3 5 b बराबर 4 6 तो a इंटरसेक्शन b निकालिए। इंटरसेक्शन आपसे मैंने बताया था कॉमन एलिमेंट जो आता है। अगर यहाँ पे हमें a जो है वो 3 5 दिया गया है क्वेश्चन में, और b जो है वह आपको 4 और 6 दिया गया है, 4 और 6, आप ब्रैकेट खुद सही से बना लीजिए। ए इंटरसेक्शन बी पूछा गया है, ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन में आता है कॉमन एलिमेंट जो दोनों में कॉमन है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसमें और इसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो हम इसको लिखेंगे एम्प्टी सेट यानी रिक्त समुच्चय, यानी इसके अंदर कुछ नहीं आएगा। और एम्प्टी सेट को अभी मैंने पीछे आपको बताया भी है कि एम्प्टी सेट को हम 5 भी लिख सकते हैं ये। ठीक है, यानी ऑप्शन ए जो है आपका एक ऑप्शन वो एकदम करेक्ट है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। x² - 8x + 7 के गुणनखंड हैं। यहाँ पे आपको गुणनखंड निकालने हैं इसके। अब कैसे करेंगे इसके गुणनखंड, देखिए x² - 8x + 7। देखिए आपको यहाँ पर ये लास्ट नंबर और ये मिड नंबर, इन दोनों नंबर्स को देखना होता है। लास्ट वाले नंबर को गुणा करके लाते हैं और बीच वाले नंबर को हम जोड़ या घटा के लाते हैं, जो फैक्टर होते हैं उनसे।
तो ऐसे दो नंबर आप सोचिए जिनका जोड़ना या घटाना है, यानी जिनको आपस में जोड़ के या घटा के हम 8 ला सकें हैं, और उनका गुणा करके हम 7 ला सकें। तो ऐसे दो नंबर 1 और 7 आएंगे। देखिए 7 एकम 7 यानी गुणा करके इनसे 7 आ जाएगा, और 7 और 1 जोड़ के 8 हो जाएगा। तो देखिए इस सवाल को कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7, दो नंबर हमने सोच लिए थे एक्स स्क्वायर, उनको हम लिखेंगे 8 की जगह 1 प्लस 7 ब्रैकेट में ये आएगा पूरा, और प्लस यहाँ पे इंटू में x के साथ प्लस 7, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस ये x और माइनस का आप एक साथ गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस एक्स, फिर माइनस माइनस बाहर है कोष्टक के तो अंदर वाले चिन्ह चेंज हो रहे हैं यहाँ पे, और 7x, x का भी अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है प्लस 7। अब यहाँ पे अगर हम x कॉमन ले लें तो देखिए बचेगा हमारे पास x माइनस, यहाँ से x निकल गया 1 बचा, और यहाँ से -7 कॉमन ले लें तो ये हमारे पास बचेगा x माइनस 1, ठीक है। अब ये देखिए x माइनस 1 दोनों में कॉमन है, तो x माइनस 1 को कॉमन लिया, हमारे पास एक बचा x और माइनस में बचा ये 7, एक ब्रैकेट में ये आ गया। तो ये दोनों इसके गुणनखंड निकल के आए। उम्मीद करता हूँ आपको गुणनखंड निकालना ये समझ में आया होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। फिर से यहाँ पे गुणनखंड निकालना पूछा गया है। वैसे तो आप लोग ये प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन खुद से कर सकते हैं, ठीक है, उसी प्रकार से करेंगे, लेकिन ये थोड़ा अलग हटके है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ आपको, 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 15। यहाँ पे हमें इस नंबर को नहीं करना है, केवल इस नंबर से चेक नहीं करने हैं, इसका गुणा 6 का गुणा, अगर आगे कोई नंबर हो एक्स स्क्वायर वाले टर्म में कोई, अगर यहाँ पे कोई भी नंबर आगे गुणा में 7 है तो आप उसका पीछे c, देखिए ये इसको मैं c क्यों बोला, क्योंकि ये एक आपका बेसिक फार्मूला होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। तो जब भी हम फैक्टर करते हैं तो a और c के मल्टीप्लाई के बाद जो नंबर आता है उसके गुणनखंड किए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों का गुणा करेंगे आप तो ये आएगा 90, और 90 के ऐसे गुणनखंड आपको करने हैं जिनको घटा के या जोड़ के आपका x आ जाए, x मतलब यहाँ पे 1 बचना चाहिए। तो ऐसे आपके मैं गुणनखंड बता दे रहा हूँ, एक 10 होगा, एक 9 होगा, ठीक है। अब इनको आप यहाँ पे x की जगह रखेंगे, कैसे रखेंगे चलो पूरा करके ही दिखा देता हूँ। 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 15, गुणनखंड मैंने आपको बताए थे, एक 10 और एक 9। अब यहाँ पे माइनस का x आ रहा है तो माइनस के 10 बड़े होंगे, ठीक है, बड़ा नंबर 10 है तो वो माइनस का होगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस का 10x होगा और प्लस का 9x होगा। इन्हीं को घटा के यहाँ पर माइनस x को हम ला सकते हैं, केवल इन्हीं दो को घटा के। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों नंबर में क्या कॉमन आ रहा है, एक तो x आ रहा है, दूसरा 2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2x, और यहाँ पे अगर कॉमन ले लिया 2x तो इस जगह पे 6x स्क्वायर की जगह पे क्या बचेगा, 2 से 6 कट जाएगा, 3 बचेगा और एक x बचेगा, यहाँ माइनस, फिर यहाँ पे 10 की जगह 5 बचेगा क्योंकि 2 निकल चुका है और x भी निकल चुका है। चलिए यहाँ पे देखते हैं इस जगह पे प्लस, इस पूरे में हम कितना कॉमन लें 3, तो यहाँ पे आपका 3 से अगर हम इसको भाग करेंगे तो 3x बचेगा और माइनस में यहाँ पे 5 बचेगा। अब देखिए 3x माइनस 5 दोनों जगह से कॉमन है, तो इस ब्रैकेट में आपके पास एक ये 2x बचेगा, 2x और प्लस में 3 बचेगा। तो ये तो इसके फैक्टर निकल के आ गए, 3x माइनस 5 इंटू 2x प्लस 3। क्वेश्चन में देखिए ये विकल्प रहा यहाँ पे 2x प्लस 3 और 3x माइनस 5, यही है ना, ठीक है, ये ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ आपसे पूछा गया है कि a स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1/a स्क्वायर के गुणनखंड होंगे। तो देखिए ये तो बहुत ही सिंपल है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, मुझे आ गया। देखिए क्या करना है इसमें, हमें a स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1/a स्क्वायर ये दिया गया है आपको, इसको आप लिखेंगे a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू 1/a। ये यहाँ पर इस जगह पर 2 के पास हमने ये इतनी चीज़ अपनी तरफ से लिख ली, और फिर यहाँ पर जो आपके पास बचा है उसको आप बाद में लिख लीजिए, यहाँ पे प्लस 1/a स्क्वायर, ठीक है, ये स्क्वायर का चिन्ह थोड़ा सा सही से, a स्क्वायर। अब देखिए क्या बचा, ये क्या हो रहा है हमारे पास, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी यहाँ पे आपका बन रहा है a प्लस बी का, ये देखिए ऊपर फोटो के ऊपर लिख रहा हूँ मैं, होल स्क्वायर, यही तो बन रहा है ना। यहाँ पे a की जगह आपको a ही दिया गया है और b की जगह 1/a दिया गया है, तो ये क्या हो गया आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर, और b की जगह दिया गया है 1/a इसका होल स्क्वायर। तो आपको देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए एकदम परफेक्ट करेक्ट है, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 1 माइनस 8x को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या जोड़ा जाए। देखिए 1 माइनस 8x दिया गया है, 1 माइनस 8x। अब आप देखेंगे इसको तो हम 1 स्क्वायर लिख सकते हैं, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 इंटू 4x, जैसे पिछले सवाल में किया था ना, वहाँ पे पूरा समीकरण था हमारे पास, यहाँ हमें कुछ जोड़ना है पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, वहाँ तो अपने आप पूर्ण वर्ग बन रहा था, ठीक है। तो ये हो गया आपका 2 इंटू 4x। अब आपका देखिए अगर आप देखेंगे
यहाँ पे तो एक देखिए यहाँ पे 1 और लिखिए इंटू में। तो अगर आप एक फार्मूला आपको पता होगा, a² 2ab और b² ऐसे होता है ना। अगर आप कंपेयर करें तो a² आपके पास है ये, ठीक है। अब इस फार्मूले में यहाँ पे अगर हम माइनस रखें, इस जगह पे अगर हम माइनस रखें तो ये माइनस वाले का होल स्क्वायर होता है, और यहाँ पे हमें माइनस दिया गया तो हमें इसी फार्मूले से माइनस वाले से करना है। 2b है हमारे पास, a भी है और b ये होगा आपका 4x। तो आपको b² ही तो जोड़ना है, b² जोड़ना है, यानी यहाँ पे हमें b² की जगह b की वैल्यू क्या होगी 4x होगी, तो हमें 4x का स्क्वायर जोड़ना है। क्या जोड़ना है हमें 4x का स्क्वायर। समझ में आ रहा होगा आपको, उम्मीद करता हूँ कि देखिए यहाँ पे 2ab है और 2 तो है हमारे पास ऑलरेडी ये, और a भी है, हमें केवल b की वैल्यू जोड़नी है। यहाँ पे v की वैल्यू यहाँ पे 4x जो है वो जोड़नी है, उसका स्क्वायर जोड़ना है, तभी ये पूर्ण वर्ग बन पाएगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर तभी बन पाएगा। ये वाला जो फॉर्मूला लिखा है मैंने, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर ही तो होता है। तो यहाँ पे हम जोड़ेंगे 4x का होल स्क्वायर, तो 4x का होल स्क्वायर क्या होता है, ये 16x², ठीक है। 4 का स्क्वायर 16 हो गया और x का स्क्वायर x² हो गया। ये आपका ऑप्शन सी जो लिखा है 16x², ये एकदम करेक्ट है। उम्मीद करता हूँ सवाल आपको समझ में आ रहा होगा, और सवाल अगर समझ में आ रहा है आपको तो आप चैनल को सब्सक्राइब करवाएं और ज़्यादा लोगों से सब्सक्राइब करवाएं, वीडियो दूसरों तक, अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 10.5 का वर्ग, इसका मान हमें निकालना है। देखिए वर्ग जो ये किया गया है, वर्ग मतलब 2 बार गुणा, 10.5 का 2 बार गुणा। आप रफ कॉपी पे इसको गुणा कीजिए सिंपली। अगर आप रफ कॉपी पे गुणा करेंगे तो आपका ये निकल के आएगा 110.25। इसको आपको गुणा ही करना है और कुछ नहीं करना है, ये ऑप्शन सही है आपका। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 5.41 गुणा 4.36 माइनस 3.23 गुणा में 5 ये देखिए 5.41 इस सवाल में बहुत बार दिया गया है। इसको हम कुछ दिमाग लगाकर सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, ये ऐसे सवाल दिया गया है। चलिए यहाँ आप क्वेश्चन में ही आपको दिखा देता हूँ मैं। क्वेश्चन के बाद ही डायरेक्ट एक स्टेप करेंगे हम। ये सवाल है, अगर हम यहाँ से इस जगह से इस पॉइंट से यहाँ तक देखें तो हम इस पॉइंट से माइनस, देखिए पहला तो आप ये ऐसे लिख लीजिए गुणा में 4.36। अब यहाँ से अगर हम माइनस कॉमन ले लें और 5.41 ये कॉमन ले लें तो आपका अंदर क्या बचेगा, एक तो बचेगा 3.23 और ये माइनस निकल गया है, ये भी माइनस निकल गया, तो दोनों नंबर प्लस में आ गए, ये बचा 1.13, ठीक है। अब यहाँ देखिए 5.41 गुणा में 4.36। आपको ये लंबा चौड़ा सवाल नहीं करना है, आप दिमाग लगाएंगे आपका पूरा आंसर निकल आएगा। माइनस यहाँ आपका देखिए 5.41 ऐसे ही लिखा रहेगा, ब्रैकेट हटाइए, गुणा का चिन्ह लगाइए और इनको जोड़ के यहाँ पे लिख दीजिए। जोड़ेंगे आप तो कितना आएगा 3 पहले तो यहाँ आप देखिए ज़रा 6 है और ये 5.41 है, ठीक है। गुणा आप जोड़ के आप अगर लिखेंगे तो 3 और 3 6 हो गया, 2 और 1 3 हो गया और 3 और 1 4 हो गया। अब ये दोनों नंबर देखिए आप सेम है, एक जैसे एकदम, और खुद में से खुद ही घट रहा है ये, यानी आप किसी भी नंबर में से उसी को घटाएंगे तो आपको पता होगा कितना आता है 0। ये टोटल नंबर अपने में से ही खुद माइनस हो गया तो कितना बचा, इक्वल में 0, ठीक है। उम्मीद करता हूँ सवाल समझ में आया होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो फॉर्मूला ही होता है इस सवाल में जो आपसे पूछा गया, भाज्य बराबर क्या होता है, तो आपको याद रखना है भाज्य बराबर जो होता है भाजक गुणा भागफल धन शेषफल, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। ऑप्शन सा में जो लिखा हुआ है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल, ठीक है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका है। प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं, पहले तो हम लिखेंगे प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं ये होती हैं। अगर आपने अभाज्य संख्याओं के लिए मेरा वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, एक वीडियो है जिसमें मैंने आपको अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर्स हैं और कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्याओं के बारे में बताया है। ये आपकी प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं हो गई। अब इनसे पूछा गया है यहाँ पे आपसे माध्यिका, तो माध्यिका निकालने के लिए सिंपल सी बात, जो भी आपको आंकड़े दिए जाएं उनको पहले आपको आरोही या अवरोही क्रम में लिखने होते हैं, जो कि हमने ऑलरेडी ये लिख लिए हैं ये वाले, ठीक है। अब देखिए माध्यिका का फॉर्मूला होता है, अगर पदों की संख्या विषम है इनको बोलते हैं पद, जो जैसे 2 3 5 7 11 ये लिखे ना, इनको बोलते हैं पद। ये इंडिविजुअली अलग अलग एक एक पद है, यानी कुल मिलाकर यहाँ पे कितने पद हैं, पद की संख्या कितनी है, यहाँ पे जो पद हैं आपके वो 5 हैं। और अगर पद की संख्या विषम आती है, ये 5 कैसा है, विषम है आपका, विषम है ना, ऑड नंबर, इवन नंबर ऑड नंबर सुने होंगे आपने, उस पर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा अगर आपको नहीं पता है तो। पदों की संख्या अगर विषम है तो माध्यिका का फॉर्मूला जो होता है, माध्यिका बराबर आपकी होती है, माध्यिका बराबर आपकी होती है n+1/2 पद, यही आपकी माध्यिका होती है। n+2
1/2वां पद, जहाँ पे n जो है वो होती है पदों की संख्या, n बराबर क्या होती है पदों की संख्या, ये फॉर्मूला आप लिख लेना, n बराबर यहाँ पे होती है पदों की संख्या। तो यहाँ पे पदों की संख्या कितनी है 5, पदों की संख्या कितनी है 5 है ना, तो 5 धन 1/2वां पद, तो ये हमारा निकल के आया 6/2वां पद, यानी अगर हम 2 से काटेंगे तो ये 3वां पद, कौन सा 3वां पद। तो आप देखिए पीछे 3वां पद इसमें कौन सा था, पहला, दूसरा और ये तीसरा, 3वां पद जो था वो ये 5 ही तो था, यानी आपकी जो माध्यिका निकल के आई वो कितनी आई 5, यानी ऑप्शन नंबर सा, ये वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आंकड़ों की माध्यिका फिर से निकालनी है, इसमें भी आपको वही करना है। देखिए ऑलरेडी ये आरोही या अवरोही क्रम में लिखने होते हैं, जो कि हमें ऑलरेडी दे रखे हैं उन्होंने लिख के पहले से ही, ठीक है। अब इसमें आप निकालेंगे कि n+1/2वां पद, यानी यहाँ पे n देखिए यहाँ पे भी बेसम है, 1 2 3 4 5 6 7 है पदों की संख्या, तो 7 + 1/2वां पद, ठीक, ये आपका आ गया 7 1 8/2वां पद, वही तो आ रहा है आपका, वैसे ही कर रहा हूँ जैसे पिछला सवाल किया था, यानी 4वां पद। तो 4वां पद आप काउंट कीजिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी जो 9 जो लिखा है ये आपकी इस पूरे आंकड़े की माध्यिका है, ठीक है, यानी ऑप्शन बी एकदम बा, और जो ऑप्शन है वो सही है। अब यहाँ आप देखेंगे, देखिए इस सवाल में आपसे पूछा गया है प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा, तो आप लिखेंगे पहली 5 प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं, 1 और फिर 2 3 4 5, प्रथम 5 यही होती हैं। अब देखिए समांतर माध्य क्या होता है, समांतर माध्य बराबर होता है आपका पदों, कुल पदों का योग, देखिए पदों का कुल योग या कुल जो पद आपको दिए जा रहे हैं पदों का कुल योग, पदों का कुल योग, ठीक है, और बटे में पदों की संख्या, पदों की संख्या। अब आप देखेंगे हम पदों का योग अगर करें यहाँ पे, तो आप देखते हैं कि ये आएगा 1 + 2 + 3 + 4 + 5 अपॉन कुल पदों की संख्या कितनी है 5, 1 2 3 4 5, ये कितने हो गए 5। अब अगर हम ऊपर जोड़ते हैं तो देखिए 1 और 2 3 3 6 4 10 5 15 बटे में 5, यानी समांतर माध्य हमारा यहाँ से निकल के आया 3, ठीक है। 5 से अगर 15 को डिवाइड करेंगे तो 3 बार भाग जाएगा, तो ये ऑप्शन आपका जो डी ऑप्शन यानी द ऑप्शन जो दिया गया है वो एकदम करेक्ट है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 10 12 19 9 13 12 8 12 12 11 17 और 13 का बहुलक होगा। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि बहुलक क्या होता है। ये जो बहुलक होता है ना, इसको हम बोलते हैं जो फ्रीक्वेंटली जो आता है, ठीक है, मोड, बहुलक का मतलब होता है मोड, ठीक है। तो ये जो बार बार जो आपका पूछा जा रहा है इस आंकड़े में जो बार बार लिखा हुआ है, यानी कई बार जो सबसे ज़्यादा बार जो पद आएगा उसी को हम बहुलक कहेंगे, सबसे ज़्यादा बार जो पद आएगा उसी को बहुलक कहेंगे। अब यहाँ आप देखेंगे कि 12 जो है ना वो कुछ ज़्यादा ही बार आया है, यहाँ पे देखिए 1 बार 2 बार 3 4 बार आया है, इतनी बार तो कोई दूसरा आंकड़ा आया ही नहीं है, तो यहाँ पे 12 जो है वो आपका बहुलक हो गया। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य होगा। पीछे भी मैंने आपको समांतर माध्य का एक क्वेश्चन बताया था, वो फार्मूले के साथ बताया था। अब देखिए ऐसे क्वेश्चंस में इसमें कुछ टाइप ऐसे होते हैं जिनमें ट्रिक भी काम कर जाती है। आपको यहाँ पे प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याएं पूछी गई हैं जो कि आपकी ये होती हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब देखिए ये आपकी प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। एक तो फार्मूला होता है कि हम अगर इनको सबको जोड़ें और कुल पद जितने हैं उससे डिवाइड कर दें, ठीक। अगर हम फार्मूले से ना निकालें तो दूसरी ट्रिक ये होती है कि अगर इन सभी संख्याओं के बीच में समान अंतर दिया जा रहा है, यहाँ देखिए 1 के बाद 2 आ रहा है तो 1 का अंतर है, यहाँ भी 1 का अंतर है, समान अंतर दिया जा रहा है, तो आप क्या कीजिए पहले वाले पद और आखिरी वाले पद को जोड़िए और 2 से भाग कर दीजिए। जैसे कि हम जोड़ेंगे 1 और 10 को और 2 से कर देंगे भाग, तो ये आपका आएगा 11/2 यानी 5.5। तो ये जो समांतर माध्य निकल के आ रहा है वो 5.5। अगर आप फार्मूले से इसको करेंगे तब भी उतना ही आएगा आपका, जो इन सबका योग आ जाएगा वो आ जाएगा 55 और नीचे आ जाएगा बटे में कुल पद कितने हैं हमारे 10, तो तब भी इतना ही आएगा। लेकिन ये एक शॉर्ट ट्रिक है, अगर इन सबके बीच में जितने भी आपको आंकड़े दिए गए हैं सब आप आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में लिखें और देखिए सबके बीच में जो अंतर है वो समान होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं।
यदि प्रेक्षणों की संख्या 13 और उसका समांतर माध्य 9 हो तो प्रेक्षणों का योगफल क्या होता है। देखिए आपको फॉर्मूला बताया था ना, समांतर माध्य बराबर आपका कुल पदों की जो प्रेक्षण देख लीजिए या पद देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे पदों की जो होती है, पदों का योग, पदों का योग बटे पदों की संख्या। यहाँ पे पदों और लिख लीजिए, पदों की संख्या, ठीक है। अब यहाँ से आपको दिया गया है समांतर माध्य कितना, 9। इस तरफ ये जो समांतर माध्य लिखा है ना, ये 9 दिया गया है। और प्रेक्षणों की जो संख्या है वो नीचे दी गई है, ये आपको ऊपर योग निकालना है, तो आप यहाँ योग लिखे रखिए हैं, और बटे में आप यहाँ पे लिखेंगे जो प्रेक्षणों की संख्या है वो 13 दी गई है। तो यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका योग कितना निकल के आएगा, 13 गुणा 9, और 13 निम्मा कितना होता है, 117, यानी ऑप्शन नंबर द आपका एकदम सही है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एक घन का पृष्ठ 24 वर्ग सेंटीमीटर है तो घन का आयतन होगा। सबसे पहले तो आप घन और घनाभ वगैरह जो ये होते हैं इनके सबके फॉर्मूले आप इंटरनेट से देख के कहीं भी लिख लीजिए आप, ठीक है। फॉर्मूला वैसे मैं इस क्वेश्चन में इस पृष्ठ का तो फॉर्मूला बताऊंगा ही, लेकिन सारे आपको याद भी होने चाहिए, तभी आप सवाल लगा पाएंगे। देखिए अगर घन की भुजा ए है, अगर किसी भी घन की भुजा ए है तो उसका जो पृष्ठ होता है उसका फॉर्मूला होता है 6a², और ये आपको दिया गया है 24, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम a² का मान निकालेंगे तो जो ये 6 है वो इधर 24 के नीचे आ जाएगा, और 24 को डिवाइड करेगा तो कितनी बार जाएगा, भाग 4 बार। तो a² बराबर 4 आ गया, दोनों तरफ का वर्गमूल ले लिया तो a बराबर 2 आ गया, यानी हमें घन की भुजा मिल गई 2। और घन का जो आयतन होता है यानी वॉल्यूम बराबर होता है AQ, यानी 2 का Q, और 2 का Q होता है 8, और यूनिट आपको सवाल में दी गई थी वर्ग सेंटीमीटर। तो क्यूब जब निकालते हैं, आयतन निकालते हैं, तो यूनिट का 3 बार गुणा होता है, तो सेंटीमीटर 3 बार हो जाएगा आपका घन सेंटीमीटर, यानी 8 घन सेंटीमीटर आपका आंसर सही है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। एक लंबवृत्तीय बेलन और शंकु से संबंधित एक मैं आपको वीडियो दूंगा, ठीक है, बना के, की ऊंचाई दी गई है और उसकी त्रिज्या दी गई है। सबसे पहले तो आप बेलन को बनाना सीखिए। बेलन को ऐसे बनाते हैं, ये इस प्रकार, यहाँ 2 सर्कल होते हैं, एक ऊपर और एक नीचे। इसी की आपको त्रिज्या दी गई है यहाँ पे 3 सेंटीमीटर, और यहाँ पे आपको बेलन की ऊंचाई जो होती है वो ऐसे होती है। ये ऊंचाई आपको दी गई है 6 सेंटीमीटर, ठीक है, ये वाली ऊंचाई। बेलन का आपको आयतन निकालना है, और इसमें फॉर्मूले में देखिए, सॉरी इसमें ऑप्शंस में देखिए आपको पाई भी साथ में दे रखा है, तो जहाँ तक है बिना पाई का मान रखे ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। बेलन का आयतन, सबसे पहले तो आपको याद रखना है बेलन का आयतन, फॉर्मूला होता है आपका पाई r² h। r जहाँ पे त्रिज्या होती है, ये जो आपको 3 दी गई है, और h ये ऊंचाई होती है, तो पाई ऐसे ही रखेंगे। r² का मतलब हो गया आपका 3 का स्क्वायर, और h का मतलब हो गया 6 जो ऊंचाई आपको दी गई है। तो पाई गुणा 3 त्रिका 9 और 6 ऐसे ही लिखेंगे। अब ये आयतन कितना निकल गया है, 9 6 54, यानी कि 54 पाई, ये आपका आंसर निकल के आया। ये देखिए ऑप्शन में कही है, ये रहा 54 पाई, ऑप्शन नंबर बा आपका एकदम सही है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एक घनाभ की कोरें, देखिए ये घनाभ बना लीजिए आप, पहले आपको मैं कोर बताता हूँ होता क्या है। कोर मतलब होता है साइड, भुजाएं जिसको बोलते हैं साइड, ठीक है। एक घनाभ की कोर, तो आपको कोरें दी गई हैं, यानी उसकी साइड भुजाएं दी गई हैं। ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ऐसे होती है, ये लंबाई है आपकी 6, ये सवाल में दी गई है, यहाँ से देख के लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। और ये आपकी चौड़ाई है 3, और ऊंचाई है ये वाली 2, ये आपको दी गई है सेंटीमीटर में। तो उसका पृष्ठ होगा, अब देखिए पृष्ठ क्या होता है, घनाभ के पृष्ठ का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे घनाभ का जो पृष्ठ होता है उसका फॉर्मूला आपका होता है 2 गुणा AB BC और CA, 2 से गुणा AB BC CA, ये उसकी भुजाएं होती हैं तीनों। आप मान लीजिए A ये है, B ये है और C ये है, तो आप क्या करेंगे, AB यानी 6 और 3 का गुणा 18, BC यानी कि आपका 3 और 2 का गुणा, तो 3 दूनी 6, और CA यानी कि 6 और 2 का गुणा, तो 12। ये तीनों भुजाएं थी, इनका हमने गुणा कर दिया। 2 गुणा 18 और 12 आपका होता है 30, और 6 36, 2 गुणा 36, यानी कि आपका आया 36 दूनी 72 सेंटीमीटर था, तो वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर। पृष्ठ के फॉर्मूले में वर्ग होता है सेंटीमीटर के साथ, और ठीक है, अब जो आपका आयतन निकलता है उसमें घन सेंटीमीटर या घन मीटर लिखते हैं।
उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर वीडियो पसंद आती है वाकई में आपको, तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट भी करना आपको क्या पसंद लगा, कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा, कौन सा क्वेश्चन आपको सबसे अच्छा समझ में आया, और इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा प्लीज़। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। घन का आयतन 27 घन सेंटीमीटर है, तो घन की कोर होगी, कोर मतलब साइड, ठीक है, आपको याद रखना कोर मतलब साइड, और उसी को हम कहते हैं भुजा। तो घन का आयतन देखिए, सबसे पहले तो घन का आयतन होता क्या है, घन का आयतन, घन का आयतन आपका होता है भुजा का क्यूब, भुजा का क्यूब। तो घन का आयतन यहाँ पे आपको दे रखा है, यानी कि 27, ये ऑलरेडी दिया हुआ है क्वेश्चन में, और हम भुजा तो हमें निकालनी है, तो इसका भुजा का क्यूब ही रखेंगे। अब अगर हम दोनों पक्षों में हम घनमूल ले लें, घनमूल यानी कि ये बचपन में आपने पढ़ा होगा घनमूल, तो यहाँ के अगर हम दोनों पक्षों में घनमूल लेते हैं तो यहाँ पे भुजा निकल के आएगी। देखिए ये घनमूल से ये तो कट जाएंगे दोनों, तो भुजा बची यहाँ पे केवल, और 27 का घनमूल होता है 3, यानी आपकी भुजा निकल के आई 3 सेंटीमीटर। ठीक, उम्मीद करता हूँ सवाल समझ में आया होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एक घन की भुजा 6 सेंटीमीटर, तो घन का पृष्ठ होगा। अभी आपको घन के पृष्ठ का पीछे एक क्वेश्चन में फॉर्मूला मैंने बताया था, क्या होता है 6a², और जहाँ पे a जो होती है वो घन की भुजा होती है, यानी कि 6 गुणे, और ये भुजा आपको दी गई है 6 सेंटीमीटर, तो इसको हम करेंगे 6 छिंग 36 छिक्का 216। ठीक है, ये आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर सा 216 ये। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एक घन का जो विकर्ण है वो आपको दिया गया है 4√3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब सबसे पहले एक और आप चीज़ ध्यान में रखिए कि घन का जो विकर्ण है, फॉर्मूले के तौर पे अगर हम देखें तो घन का जो विकर्ण होता है वो आपका होता है a√3, जहाँ पे a जो है वो भुजा है, घन की भुजा। अब फॉर्मूले में आपको ये दिया गया है 4√3, तो यानी a का मान आपको साफ दिख रहा होगा, a बराबर होगा 4। ठीक है, तो घन का आयतन पूछा गया है, तो आयतन क्या होता है, भुजा का क्यूब, यानी 4 का क्यूब, तो 4 का क्यूब होता है 64, 4 चौको 16 चौके 64, यानी आपका ऑप्शन सा एकदम सही है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एक कमरे के फर्श का क्षेत्रफल 48 वर्ग मीटर है। एक कमरा है, उसके फर्श का क्षेत्रफल आपको दिया गया है, उसकी ऊंचाई 5 मीटर हो, तो कमरे का आयतन होगा। बहुत ही सरल सवाल है। देखिए कभी भी कमरे के फर्श का क्षेत्रफल दिया जाए और कमरे का जो आयतन पूछा जाए, तो आप यहाँ पे एक शॉर्टकट फार्मूला लिखिए, कमरे का आयतन। कमरे का आयतन जो होता है वो फर्श का क्षेत्रफल या छत का क्षेत्रफल अगर दे दे, फर्श या छत किसी का भी दे दे, फर्श का क्षेत्रफल गुणा में ऊंचाई। ठीक है, गुणा में ऊंचाई। तो फर्श का क्षेत्रफल आपको 48 दिया गया है और ऊंचाई आपको 5 दी गई है, इन दोनों का गुणा अगर आप करते हैं तो आपको मिलेगा 240। ये आपका आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर सा 240 घन मीटर। ये आज का लास्ट सवाल था। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा दीजिए, शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।